गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 उखड़े खंभे का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं और इसकी विधा हास्य व्यंग्य है। ये हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है जिसमें हरिशंकर परसाई जी ने समाज के जो ताने बाने हैं, जो लोगों की आदत है, जो स्वभाव है, उस पर व्यंग्य कसा हुआ है, कसते हुए कहानी लिखी है। और सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई के बारे में जान लेते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इनका जन्म 22 अगस्त सन 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था पर तीखे व्यंग्य प्रस्तुत किए। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं सरदार का तावीज, माटी कहे कुम्हार से, प्रेमचंद के फटे जूते, कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं, दो नाक वाले लोग। उपन्यास उन्होंने लिखा है रानी, किस नाम से, रानी नागफनी की कहानी, ये उपन्यास है इनका। तट की खोज, ये भी उपन्यास है। व्यंग्य संग्रह, वैश्रव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान, शरद जोशी सम्मान आदि अनेक पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। इनकी मृत्यु जबलपुर में 10 अगस्त सन 1995 यानी 1995 में हुई। तो इस प्रकार है इनका जीवन परिचय छोटा सा। अब हम आते हैं इस कहानी और कहानी की विधा पे। सबसे पहले हम जो ये विधा है ये हम समझ लेते हैं कि हास्य व्यंग्य किसे कहते हैं। हास्य का अर्थ तो आपको पता ही होगा कि हंसने को कहते हैं। यहाँ पर साहित्य में हास्य और व्यंग्य ये दोनों साथ साथ, हास्य रस यदि है, रस एक प्रकार का होता है जो हमारे अंदर भाव होते हैं। 9 रस कहे गए हैं, भाव के लिए अलग अलग रसों के नाम हैं। तो जैसे रौद्र रस है, गुस्से के लिए प्रयोग किया जाता है, हास्य रस है हंसने के लिए, करुण रस है दुख प्रकट करने के लिए। इस प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में 9 रसों की व्याख्या की गई है। तो हम बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे। आएंगे हम हास्य और व्यंग्य पर। ये 2 शब्द जो हैं जो कि इसके लिए विधा के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसको हम समझ लेते हैं। हास्य का जो अर्थ है वह कारक है जिससे हमें क्या आती है, हंसी आती है। विनोद को भी जो है मनोरंजन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, विनोद का अर्थ होता है, या आमोद, प्रसन्नता की हमारे अंदर उत्पत्ति होती है इस रस के कारण, हास्य रस के कारण। तो हास्य का स्वभाव जो होता है, जो हंसी का जो एक भाव देखा होगा आपने, ये आक्रामक नहीं होता है, न ही किसी के लिए ये घातक होता है, कष्ट देता है, ये आनंद उत्पन्न करता है। वहीं पर व्यंग्य जो है जिसको हम कटाक्ष भी कहते हैं, आप सरकेज़म बोलते हैं आप इंग्लिश में इसको। तो कटाक्ष शब्द जो है वो विकृत अंग से आया हुआ है, लेकिन व्यंग्य शब्द जो है विकृत अंग से लिया गया है। लेकिन इसमें जो कटाक्ष का मतलब होता है या व्यंग्य का मतलब होता है कि हम सीधी बात नहीं कहते हैं, किसी को घुमा फिरा करके उस पर कुछ टॉन्ट कसते हैं हम, ठीक है। उसका वास्तविक अर्थ जो होता है वो नहीं निकलता है, बल्कि उस वास्तविक अर्थ के पीछे उसकी मंतव्य, उसकी मंशा लेखक की या किसी व्यक्ति की दूसरी होती है समझाने की। और स्वभाव से क्या होता है, ये जो रस है अधिकतर जो है आक्रामक होता है, इससे सुनकर के किसी को प्रसन्नता नहीं होती है। तो ये हो गया आपका हास्य व्यंग्य। यानी जो ये लिखने की शैली है लेखक की, ये हास्य व्यंग्य प्रधान है। यानी इसको जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें हंसी भी आएगी और साथ ही साथ जो समाज की जो एक स्वभाव जो हम देखते हैं समाज में हमारे व्याप्त है, एक तरीके से आप कहिए कि कोढ़ की तरह से या खाज की तरह से व्याप्त है, ये जो फैलने लगता है एक दूसरे से बिल्कुल
एक संक्रामक रोग की तरह से है जो लगा हुआ है और आज भी हमें देखने को मिलता है। हरिशंकर परसाई ने तो बहुत पहले को जो है देखा, इसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने इस प्रकार की जो है ये कहानी, हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी लिखी जिसके नाम है उखड़े खंभे। जिसका नाम क्या है? उखड़े खंभे। तो आइए पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पाठ के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य रहा और क्या जो है वो बातें रही। संक्षिप्त रूप से हम जान लेते हैं। उखड़े खंभे हास्य व्यंग्यात्मक शैली पर हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ, ये आप जान ही रहे हैं। इसमें राजा और जो कहानी में बताया गया, राजा और उसकी राज्य के कर्मचारियों की मुनाफाखोरी पर व्यंग्य कसा गया है। ये जो मूल भाव है इस जो कहानी का लेखक ने जो लिखा हुआ है उसका यही है कि एक राजा है और उसकी जो प्रजा है वो मुनाफाखोरी करती है, यानी फायदा, जो घूसखोरी, रिश्वत जिसको आप कहते हैं। मुनाफाखोरी जो है शब्द आता है किसी सामान को हम यदि हम सस्ते दामों पे लेते हैं और उससे ज़्यादा जो उचित मूल्य होना चाहिए उससे ना होकर के और ज़्यादा, या क्वालिटी खराब है और हम दाम ज़्यादा लेकर के कोई काम करते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं या कोई भी सरकारी कामकाज में हम इस तरीके की दलाली करते हैं तो उसे ही हम मुनाफाखोरी कहते हैं। तो कर्मचारियों की मुनाफाखोरी पर व्यंग्य कसा गया है इसमें। राज्य के लोगों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा जो है इस पर मुनाफाखोरी पर व्यंग्य कसा गया है। मुनाफाखोरी से हमारा पूरा समाज पीड़ित है, लेकिन इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाती है, ये समाज नहीं ढूंढ पाता है। आज पूरा समाज रिश्वतखोरी से भरा है। एक छोटे से छोटे काम के लिए भी रिश्वत ली जाती है। रिश्वतखोरों से हम कभी नहीं बच सकते हैं। यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई एक कहानी है जो जीवन से हमारा परिचय कराता है, जीवन से हमारा परिचय कराता है, जीवन की आलोचना करता है, यानी इसकी हम निंदा करते हैं इस तरह के जीवन जीने को, तथा विसंगतियों, जो विभिन्न प्रकार की जो मेल नहीं है, कुछ भी लोग अलग अलग प्रकार के लोग हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं, कोई सही करता है कोई गलत करता है, तो इसमें से एक विसंगति है। ये बुरे कर्म की ओर जो है जैसे लोगों को के बारे में बात करती है। तो ये जो है विसंगतियों, मिथ्याचार्यों और पाखंडों का पर्दाफाश करती है ये कहानी। किस प्रकार करती है? यानी मिथ्याचार यानी कपटपूर्ण आचरण, जो हम चालाकीपूर्ण आचरण करते हैं दूसरों से या समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं और झूठा दिखावा हम करते हैं, पाखंड करते हैं, तो उसका ये कहानी पर्दाफाश करती है। एक छोटे से काम या बड़े से काम के लिए नीचे से ऊपर तक जितने भी लोग पदों पर आसीन होते हैं उनको हमें कभी कभी किसी काम के लिए रिश्वत देना पड़ता है। उस उखड़े खंभे में हरिशंकर परसाई इसी को दर्शाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिसमें एक राजा द्वारा रिश्वतखोरों को बिजली के खंभे पर लटकाने की बात कही गई है। तो आइए चलते हैं, हम फिर कहानी पढ़ते हैं और कहानी के माध्यम से पूरी सुन के लिखी हुई है कहानी, उसका वाचन करते हैं और उसको हम देखते हैं कि क्या होता है अंत में, और इसका आनंद हम लेते हैं। क्योंकि ये हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है, हंसी भी आएगी हमें और समाज पर, हमारे लोगों पर, इस प्रकार के लोगों पे जो कपटपूर्ण आचरण करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो उस पे ये व्यंग्य भी करते हैं, कटाक्ष करते हैं उन पर। तो कहानी है, एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे पर लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक लगाया। जैसा कि अमूमन ये समाज में देखा गया है कि किसी भी चीज़ की खुशी में जो है पूजा पाठ करने लगते हैं, चाहे भले ही वो कोई निर्जीव चीज़ हो या किस कारण से पूजा कर रही है। यहाँ पर कहने का मंतव्य है, लोग इसलिए खुश हो गए कि चलो आज तो जो है ऐसे बुरे लोगों को सजा मिलेगी, इसलिए उसकी पूजा पाठ हुई। शाम तक वे इंतजार, सेकंड पैराग्राफ, शाम तक वे इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया। लोग जुलूस बनाकर यानी झुंड बनाकर के राजा के पास गए और कहा, महाराज आपने तो कहा था कि
बिजली के खंभे पर लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और आनंद है। राजा ने कहा है तो उन्हें खंभों पर टांगा ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने के ऑर्डर दे दिया है, फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोर को बिजली के खंभों पर टांग दूंगा। भीड़ में से एक आदमी बोला, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही लिया है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा। तभी दूसरा बोल उठा, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूंगा। राजा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है। निजी और सरकारी, आप जान रहे होंगे, निजी का मतलब होता है प्राइवेट, यानी ये निजी क्षेत्र का काम नहीं है। इसका जो है सारा कंट्रोलिंग, सारा नियंत्रण जो है वो सरकार की ओर से होता है। लोगों ने पूछा, तो कितने दिनों बाद वे लटकाए जाएंगे? राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभे से लटके दिखेंगे। लोग दिन गिनने लगे। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान हो गए कि रात न आंधी आई न भूकंप आया, फिर वे खंभे कैसे उखड़ गए। उन्हें खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज, आप मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़कर लाए हैं। यह कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। राजा ने मजदूर से पूछा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंभे उखाड़े? उसने कहा, सरकार, ओवरसीयर साहब ने हुक्म दिया। ये पोस्ट का नाम होता है, ये बिजली विभाग में ओवरसीयर का पोस्ट एक होता है, तो उसने हुक्म दिया। तब ओवरसीयर को बुलाया गया। उससे राजा ने कहा, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा की थी? उसने कहा, जी सरकार। फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए? सरकार, इंजीनियर साहब ने कल शाम हुक्म दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। अब इंजीनियर बुलाया गया। उसने कहा, उसे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। बिजली इंजीनियर ने कैफियत तलब की, यानी उसका भी हाल समाचार कहलवा करके बुलवाया उसे। बिजली इंजीनियर से कैफियत तलब की गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था, यानी उससे ऊपर के पोस्ट का उनका हुक्म मिला था। विभागीय सेक्रेटरी से पूछा गया। राजा ने पूछा, खंभे उखाड़ने का हुक्म तुमने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार। राजा ने कहा, यह जानते हुए भी कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला हूँ, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? सेक्रेटरी ने कहा, साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंभे न हटा लिए जाते तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी, यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा ने पूछा, कौन है यह विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है? सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला होता है, मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ। विशेषज्ञ ने निवेदन किया, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया है कि जमीन के नीचे एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है। प्रवाह यानी एक धारा घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी, यानी वो जो करंट है वो हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर पावर हाउस की बिजली से होती।
तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती, तब न प्राणी जीवित बचता, न एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब उस संकट में अभिभूत हो गए। अभिभूत मतलब डूब गए, उस ख्याल में खो गए जिसकी कल्पना उन्हें दी गई। मतलब एक नई कल्पना बनाई गई और उसमें सब लोग खो गए। जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए वो तो इसी में बिल्कुल बेमहल थे, खुश थे कि अरे चलो भाई इनकी वजह से जो है हमारी जान तो बच गई। पूरे लोगों की फांसी लगे या ना लगे, या कोई पकड़ा जाए मुनाफाखोर या ना पकड़ा जाए। तो इस प्रकार से वो बात जो है वो घटना बिल्कुल दूसरी तरफ मुड़ जाती है। चुपचाप उसी सप्ताह, अब देखिए ये लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें किस प्रकार से जो है ये कुछ ना कहते हुए कि वे उन्होंने चोरी की या नहीं की, कुछ ना कहते हुए इतनी बड़ी बात ये लाइन वाइज लाइन कहते हैं लेखक। सुनिए, उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकमें जमा हुई। रकमें यानी पैसे जमा हुई। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख, श्रीमती बिजली इंजीनियर 1 लाख, श्रीमती इंजीनियर 1 लाख, बिजली इंजीनियर और इंजीनियर 2 पोस्ट थे, सभी पोस्टों के नाम एक प्रकार से हैं। श्रीमती इंजीनियर 1 लाख, श्रीमती विशेषज्ञ 25,000 रुपये, श्रीमती ओवरसीयर 5,000 रुपये। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्मादा खाते में डाली गई। धर्मादा यानी धर्म अर्थ के कार्यों के लिए पैसे डोनेट किए गए। अब डोनेट करने वाले में देखिए आप उस पैसे का हिसाब किताब कैसे, और जो वो पैसे रखने बैंक अकाउंट में डाली गई वो उनके नाम से नहीं, उनकी पत्नियों के नाम से डाली गई कि जिससे कोई इंक्वायरी होती है तो पकड़े ना जाए। उनकी पत्नी के पैसे हैं, हमने तो कुछ लिए नहीं। तो इस प्रकार देखिए आप अब जो है धर्मादा खाते में किस प्रकार पैसे डाली गई। कोढ़ियों की सहायता के लिए दान 2 लाख रुपए, विधवा आश्रम को 1 लाख रुपए, 6 रोग अस्पताल को 1 लाख रुपए, पागल खाने को 25,000 रुपए, अनाथालय को 5,000 रुपए। और इस प्रकार जो है ये पूरे पैसे का हिसाब किताब हो जाता है जो कि रिश्वतखोरों द्वारा ली गई थी, काम को किया गया था। और इस प्रकार जो है उन्होंने बड़ी चातुर्यपूर्वक, कपटपूर्वक जो है चालाकी पूर्वक जो है इस प्रकार राजा के दिमाग को मोड़ दिया और उनका ही वर्चस्व बना रहा। कोई समझ भी नहीं पाया इस बात को कि आखिर पैसा कहाँ आया और कहाँ गया और किस प्रकार जो है इस प्रकार जो है रिश्वतखोरों का समाज चलता है। और कि हमारी सामाजिक व्यवस्था भी इसी प्रकार है। आज तक बहुत सारे लोग आए, पदों पर आसीन हुए हमारे भारत जैसे देश पर भी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज भी मूल रूप से वही बनी हुई है। हमारे कार्य आसानी से नहीं होते हैं, नियम पूर्वक नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं देने वाला भी और लेने वाला दोनों एक उसके भागीदार होते हैं और ये समस्या बिल्कुल जड़वत बनी हुई है, यानी जड़ से पकड़ी हुई है। इसको समाप्त करना मुझे तो नहीं लगता है शायद आप आगे कर सकें। ये उम्मीद करते हुए इस पाठ को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। प्रश्न उत्तर PDF में आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।